दोस्तों, मित्रों, छात्राओं, भाई बहनों, नमस्कार। कक्षा 12 समाजशास्त्र एक वायरल पेपर है जो बोर्ड ने जारी किया है। देखिए, स्वयं का है। दोस्तों, मित्रों, आपके पेपर बहुत बढ़िया हो रहे हैं, खुशी की बात है। मैंने जो भी बताए हैं उनमें से 90% क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका अच्छा हो रहा है तो मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। एक ही वीडियो में आपको दोस्तों समाजशास्त्र का पूरा पेपर समझ में आ जाएगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। वीडियो को छात्रों अंत तक देखना है, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलते हैं पेपर की ओर। देखिए, कक्षा 12 समाजशास्त्र, पूर्णांक है 100, समय 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको जो है पढ़ने के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। निर्देश पढ़ते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित हैं। नोट नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। नंबर 2, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्प प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है। प्रश्न जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 29 तक दीर्घ उत्तरीय है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। देखिए, ये बहुविकल्प है, 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इनके देखते हैं। पहला है राष्ट्रवाद के जन्म का कारण है। क उपनिवेशवाद, फिर ख जातिवाद, और ग है संप्रदायवाद, और घ है आधुनिकतावाद। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ख जातिवाद। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर है। क 72.40%, ख 67.7%, और ग है 74.04%, और घ है 78.8%। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ग 74.04%। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में आयु वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। क 4, ख 3, ग 2, और घ जो है 1 है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ख 3। 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। पहला है क समूह, ख विवाह, ग नातेदारी, और घ है परिवार। तो उत्तर हमारा हो जाएगा क समूह। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार है। क सामाजिक व्यवस्था व दृष्टिकोण, ख उनकी किस्मत, ग है उनकी अपनी स्थिति, और घ है उनका वर्ग भेद। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था व दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्षेत्रवाद के प्रबल होने के कारण हैं। क भाषाई प्रेम, ख असंतुलित आर्थिक विकास, और ग है सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, और घ उपयुक्त सभी। तो इसका क्षेत्रवाद के प्रबल होने के कारण जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। उत्तर हमारा घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रभु जाति की अवधारण किसने दिया है। पहला है क एम एन श्रीनिवास, ख है जीव एस दुरिये, और ग है राधा कृष्णन, और ग है डीपी मुखर्जी। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। क जो है केंद्रीय शासन व्यवस्था, ख राज्य शासन व्यवस्था, और ग है पंचायती राज व्यवस्था, और घ है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ग जो है पंचायत राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 9। आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में अमानवीय शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया है। क नगरीकरण, ख औद्योगिकरण, ग है लौकिकीकरण, और घ है संस्कृतिकरण। उत्तर हमारा हो जाएगा ख औद्योगिकरण। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक आंदोलन की विशेषता है। क ये अकारण होते हैं, ख ये असंगठित होते हैं, और ग है इनमें कोई सुधार संभव नहीं है, और घ हो जाएगा ये संगठित होते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा सामाजिक आंदोलन की विशेषता ये हो जाएगा ये संगठित होते हैं। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। ये 3 अंक आता है, और ये 10 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। उपनिवेशवाद क्या है। फिर है
प्रश्न 12 लिंग अनुपात को स्पष्ट करें। फिर प्रश्न नंबर 13 जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। नंबर 14 है प्रश्न जनजातियों की अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण बताइए। प्रश्न नंबर 15 है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की। प्रश्न नंबर 16 है क्षेत्रवाद क्या है, इसको बढ़ावा देने वाले 2 कारक बताइए। ये भी सारे 3 नंबर के हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 संस्कृतिकरण को परिभाषित करें। प्रश्न नंबर 18 हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। प्रश्न नंबर 19 है औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 20 है वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ और इंपॉर्टेंट जो है मैं उत्तर सहित आगे बताऊंगा, उनको भी आप देखना। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 6 अंक आता है। देखिए प्रश्न 21 भारत की जनजातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 22 जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन करें। फिर है प्रश्न संख्या 23 संप्रदायवाद का अर्थ तथा प्रमुख कारण बताइए। फिर है 24 नंबर प्रभु जाति से आप क्या समझते हैं। 25 पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषताएं एवं महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 26 भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण में किस प्रकार भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया। देखिए अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये 8 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं परियोजना कार्य का आयोजन चरण स्पष्ट समझाइए अथवा सामाजिक शोध की सर्वेक्षण पद्धति की विवेचना की। दोनों है, दोनों में से एक करना है इनमें से। देखिए फिर है प्रश्न नंबर 28 भूमि सुधार के परिणाम की विवेचना कीजिए। ये जो है अथवा। देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण समाज में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। फिर है प्रश्न नंबर 29 महिलाओं के आंदोलन की समीक्षा कीजिए अथवा सामाजिक आंदोलनों को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये हमने जो है समाजशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल पेपर के बारे में चर्चा की। अब जो है कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जो है चर्चा कर रहा हूँ, उनके उत्तर सहित वो देखते हैं आगे। देखिए राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है तथा अनेक साझा विशिष्टताओं पर आधारित होता है। इस प्रकार की मुख्य विशेषताएं सामान्य भाषा, एक निश्चित भौगोलिक स्थिति और इतिहास, धर्म, प्रजाति तथा राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। तो ये राष्ट्रवाद है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पुरुषार्थ किसे कहते हैं। उत्तर है मानव क्रियाएं अधिकांशतः लक्ष्य उन्मुख होती है। हिंदू सामाजिक संगठन में परंपरा की दृष्टि से हम मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं को पुरुषार्थ कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है। देखिए प्रश्न जो है 3 देखते हैं जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है। तो उत्तर है जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि प्रक्रिया की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य या वांछनीय दर से बहुत अधिक होती है। प्रश्न नंबर 4 की ओर देखते हैं प्रजनन दर से क्या आशय है। उत्तर देखते हैं जनसंख्या की स्थिति को समझने के लिए प्रजनन दर को भी ज्ञात किया जाता है। प्रजनन दर से आशय बच्चे पैदा कर सकने की आयु अवधि में संबंधित प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या से है। बच्चे पैदा करने की अवधि सामान्य रूप से स्त्री की 15 वर्ष से 49 वर्ष की आयु अवधि को माना जाता है। नंबर 5 देखते हैं पैंडेमिक से क्या आशय है। पैंडेमिक महामारी का एक रूप है जब कोई महामारी व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को एक साथ प्रभावित करती है, उसे महामारी को पैंडेमिक के नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए पैंडेमिक महामारी का एक रूप है जब कोई महामारी व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को एक साथ प्रभावित करती है, तो उस महामारी को पैंडेमिक नाम से संबोधित किया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 6 2011 की जनसंख्या में भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनसंख्या में 31.8% जनसंख्या नगरीय तथा 68.2% जनसंख्या ग्रामीण है। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं एपिडेमिक से क्या आशय है। देखिए तो पेडेमिक और ये एपिडेमिक महामारी का एक रूप है जब कोई महामारी एक सीमित क्षेत्र में फैलती है, वो तो पूरे के पूरे क्षेत्र में, ये केवल सीमित क्षेत्र में या उसे प्रभावित करती है, तो उस महामारी को एपिडेमिक नाम से संबोधित किया जाता है। जाति की विशेषताएं लिखिए। जाति की मुख्य विशेषता है जन्म पर आधारित सदस्यता,
पेशे की निश्चिंतता, खान पान पर प्रतिबंध, ऊंच नीच की भावना, अनिवार्य सदस्यता, निश्चित परंपराएं, अंतर्विवाही समूह तथा सदस्यों की निश्चित स्थिति। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, जातिगत पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, जाति व्यवस्था में बिना तर्क के ही पारंपरिक रूप से चली आ रही है मान्यताओं को जातिगत पूर्वाग्रह माना जाता है। उदाहरण के लिए अपनी जाति को उच्च मानना तथा कुछ अन्य जातियों को निम्न व अति नीच मानना एक पूर्वाग्रह ही है। अस्पृश्यता या छुआछूत भी पूर्वाग्रह ही है। जातिगत व्यवसाय को अपनाना भी जातिगत पूर्वाग्रह ही है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, अनुसूचित जातियों की दो प्रमुख समस्याएं बताइए। अनुसूचित जातियों की दो मुख्य समस्या है। नंबर 1, अनेक प्रकार के प्रतिबंधों की समस्या तथा नंबर 2 है आर्थिक अवसरों की समस्या। प्रश्न नंबर 12 की ओर देखते हैं, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है? उत्तर देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण समाज की कुल जनसंख्या में वर्ग या समूह की स्थिति के आधार पर होता है। जिन समूहों का कुल जनसंख्या में न्यून प्रतिनिधित्व है उन समूहों को अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। व्यावहारिक रूप से समाज में जिस धर्म या जाति के सदस्यों की संख्या बहुत कम है वे अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों की किन्हीं दो समस्याओं को लिखिए। अल्पसंख्यकों की दो मुख्य समस्याएं, अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा तथा अल्पसंख्यकों में भय की समस्या। देखते हैं प्रश्न नंबर 13, अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत की जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित एवं दूषित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे निम्न जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक निर्योग्यताओं का विधान करता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? तो उत्तर देखते हैं, क्षेत्रवाद की अवधारणा का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दोनों रूपों में किया जा सकता है। संकुचित रूप में इसका प्रयोग स्थानीय हितों के प्रति विशेष लगाव और विस्तृत रूप में केंद्र के प्रति आंदोलन को इंगित यानी कि इशारा करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, छोटी शोध परियोजना हेतु कुछ समाजशास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, छोटी शोध परियोजना हेतु कुछ शोध परियोजनाओं के विषय निम्न वर्णित हो सकते हैं। नंबर 1, सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका। नंबर 2, सार्वजनिक परिवहन आवश्यकताओं एवं समस्याएं। नंबर 3 है घरेलू कार्यों के लिए अपनाए जाने वाले उपकरण। नंबर 4 है कुछ आयु वर्गों के लिए समय समय पर बदलती आकांक्षाएं। नंबर 5 है सार्वजनिक स्थानों का उपयोग। नंबर 6 है किसी एक घरेलू उपयोगी वस्तु का जीवन। नंबर 16 की ओर देखते हैं, ग्रामीण समुदाय की दो विशेषता लिखिए। उत्तर है नंबर 1, ग्रामीण समुदाय की मुख्य विशेषता है कृषि व्यवसाय। ग्रामीण समुदाय के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, ग्रामीण समुदाय के सदस्यों का जीवन सरल एवं सादा होता है। उनके जीवन में नगरीय जीवन के समान जटिलताओं का प्राय अभाव होता है। प्रश्न नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रैयतवाड़ी व्यवस्था के दो मुख्य दोष बताइए। तो उत्तर है नंबर 1 है रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान तय करने तथा लगान एकत्र करने का कार्य कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता था। ऐसे में ये सरकारी अधिकारी अनेक बार कृषकों का थोड़ा बहुत शोषण किया करते थे। नंबर 2 है इस व्यवस्था में लगान एकत्र करने के लिए सरकार को अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते थे। ऐसे में सरकार को काफ़ी अधिक धन खर्च करना पड़ता था। नंबर 18 है, यह भी इम्पोर्टेंट है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति के आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। यह सरकारी योजना अधिक उत्पादकता वाले अथवा संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर केंद्रित थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विनिवेश से क्या आशय है? उत्तर है प्राय सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ संस्थान होते हैं जो मुख्य रूप से सरकार के नियंत्रण में होते हैं। यदि सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में अपना हिस्सा किसी व्यक्ति या निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेच देती है तो इसे विनिवेश कहते हैं। नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले संगठित प्रयासों को पर्यावरणीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है। वास्तव में पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए तथा पारिस्थितिकीय तंत्र को बचाए रखने के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, आउटसोर्सिंग से क्या आशय है। उत्तर है, विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ कार्यों को अपने कर्मचारियों से न करवाकर विकासशील देशों की छोटी कंपनियों से सस्ती दरों में करवा लिया करती हैं। इस व्यवस्था को आउटसोर्सिंग सर्विस कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में भी देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हड़ताल या तालाबंदी से क्या आशय है। तो उत्तर देखते हैं, हड़ताल तथा तालाबंदी औद्योगिक क्षेत्र की दो मुख्य समस्याएं हैं। हड़ताल का ऐलान श्रमिक वर्ग द्वारा किया जाता है। वे अपनी मांगों को मंगवाने के लिए आंदोलन करते हैं तथा कार्य बंद कर देते हैं। इससे भिन्न तालाबंदी मालिकों द्वारा की जाती है। मालिक उत्पादन रोककर कर्मचारियों को कार्य से वंचित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, परिवार के मुख्य सामाजिक कार्य क्या है। तो उत्तर है, परिवार के मुख्य सामाजिक कार्य हैं बालक का समाजीकरण, सामाजिक विरासत का हस्तांतरण व प्रसार करना, सदस्यों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना, जीवन साथी के चुनाव में सहायता प्रदान करना तथा सामाजिक नियंत्रण को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, पिछड़े वर्ग से क्या आशय है। उत्तर है, समाज के उन समूहों को पिछड़े वर्ग से सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, छोटे किसान हैं या भूमिहीन श्रमिक हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर ही बताए गए और उससे पहले पूरा पेपर आपको बताया गया है। आप जो है पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे और आपका जो है अच्छे से भी अच्छा पेपर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।